स्वागत साथियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशन पे हम लोग एक लंबे समय के बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आज के मिलने का कुछ एक खास उद्देश्य ये है कि हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो CHSL 2020 का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और उसके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा होगा और इस जो SSC का शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि इसके जो एग्ज़ाम है अप्रैल महीने में कंडक्ट कराए जाएंगे 2021 में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है कि एक ऐसे तरीके से कोर्स को पढ़ाया जाए जिसमें आपका कंप्लीट इंटायर सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। तो 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो फिलहाल में तो अभी आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही है जो पूरी अर्थमेटिक प्लस एडवांस्ड बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगी और एंड तक। जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रकार के आपके टॉपिक्स बनते हैं, इन सभी को इस पूरे क्रैश कोर्स में कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो मैथ का एक महायुद्ध यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस युद्ध में एक महान योद्धा बनने के लिए? तो यदि आप लोग तैयार हैं तो बिल्कुल, यदि आप शुरुआत से ही लेके चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, स्पेशली यदि हम कहें ये क्लास उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी अभी स्टार्टिंग की है, जो मतलब चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको कोर्सेज भी मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो शुरुआत होती है वो एक ऐसे लेवल से होती है कि हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा और पूरी गारंटी के साथ जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो भी अपडेटेड मटेरियल होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी होंगे और उनको तो बाद में सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उनके साथ जो ट्रिक्स यूज होनी है, जो भी कुछ है आपका बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो एडवांस का रहेगा और सारे चैप्टर इनमें 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि रीजनिंग हुआ, GS हुआ और इसमें जो आपका इंग्लिश हुआ, इनकी क्लासेस भी रेगुलर चलाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैथ का इंटायर सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो पहला टॉपिक हमारा स्टार्टिंग होने वाला है वो है आपका नंबर सिस्टम, क्योंकि अधिकतर सभी लोग स्टार्टिंग करते हैं नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पे स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि ये जो टॉपिक है बिल्कुल शुरुआती लेवल का टॉपिक है और इसे आसानी से सभी लोगों के द्वारा समझा जा सकता है। तो आज हम की जो वीडियो है ये हमारी नंबर सिस्टम की ही रहेगी और इस तरीके से डेली हम लोग वीक में लगभग 4 से 5 क्लासेस रखेंगे। और आपको यदि जो भी हम लोग सीट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके आप सीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपना नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, यदि हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, स्पेशली जो हमने टारगेट बनाया है CHSL एग्ज़ाम 2020 का, इस टारगेट एग्ज़ाम में इसके हम अगर पार्ट्स को समझें तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है, एक तो नंबर सिस्टम वो आता है जिसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये भी एक संख्या पद्धति का आपका पार्ट है नंबर सिस्टम का ही। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है घातांक करनी, तीसरा है इसमें सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरणीकरण, और एक लास्ट जो आप ऑप्शन मान सकते हैं इस नंबर सिस्टम का वो है लासा मासा यानी कि LCM और SCM। तो पूरा 15 से 20% जो वेटेज है आपका, 15 से 20% जो वेटेज है आपका, वो नंबर सिस्टम संभालने वाला है आपके पूरे एग्जाम का। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन में अगर 15-20% यदि नंबर सिस्टम से बन रहे हैं तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फिलहाल चूँकि हमको सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट करना है, तो फिलहाल अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं, आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में सुना होगा, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक और होल नंबर्स, ये सब जितनी भी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सभी को आप यहाँ पर देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, संख्याओं के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा नंबर लाइन को। किसको समझना होगा कि आखिर संख्या रेखा होती क्या है, नंबर लाइन होती क्या है। तो सभी लोगों ने बचपन में अपनी नंबर लाइन को समझा होगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0। ठीक है, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग है जो हमारी संख्या रेखा वो 0 से ही स्टार्ट है। अगर इसके हम दाईं ओर चलें, किधर चलें? दाईं ओर। तो दाईं ओर से यहाँ पे आती है हमारी पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से चलते जाएंगे तो ये पूरी पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस अनंत तक संख्या चली जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे इस संख्याओं का अंत कहाँ पे होता है। लेकिन ज़रूरत हमें उन संख्याओं की भी पड़ी कि अगर क्या 0 से भी कुछ कम हो सकता है, क्योंकि अगर आप मान के चलें एक छोटी संख्या में से एक बड़ी धनात्मक संख्या को घटा दें, मान के चलो यहाँ पे अगर हम एक छोटी संख्या है हमारे पास 2, क्या है 2 है, इसमें से अगर हम बड़ी धनात्मक संख्या जैसे कि हम यदि 5 को घटा दें तो हमारा आंसर आता है -3। तो हमारा आंसर एक तरीके से बचता है 3 जब 5 में से 2 जाता है। लेकिन क्या ये छोटी संख्या है, इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे चिन्ह का इस्तेमाल किया, नेगेटिव चिन्ह का। तो वो संख्याएं भी होती हैं जिनकी जो वैल्यू है, जिनका जो मापांक है वो 0 से कम होता है, तो वो संख्या डिनोट की जाती हैं जैसे कि -1, -2, -3, -4। और ये अगर बाईं ओर चलें, 0 जो नंबर लाइन होती है, तो ये आपका चला जाता है पूरा माइनस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस अनंत तक। ठीक है, तो इसी नंबर लाइन के बेस्ड पर हम सारी संख्याओं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम संख्याओं को आप यहाँ पे देखें तो संख्याओं को मुख्यतः रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपकी वास्तविक संख्याएं, दूसरी है आपकी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है रियल नंबर। कौन सी नंबर? रियल नंबर। और अगर हम बात करें काल्पनिक संख्याओं को, जिनको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको वन बाय वन समझते हैं कि आखिर ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप अगर हेडिंग डाल लें अलग से एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे, अभी पीछे हमने नंबर लाइन देखी, संख्या रेखा देखी, तो जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि वे सभी संख्याएं जिनको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर पीछे हम चले तो यहाँ पर ये आपकी नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे ये -3, -4, -2, -1, और इनके बीच की भी संख्याएं हो सकती है, जैसे 3 और 4 के बीच में 3.1 हो गया। तो ये सब संख्याएं जो नंबर लाइन पे शो की जा सकती है, ये सभी संख्याएं आपकी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारी दूसरी जो संख्या है वो है यहाँ पे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो जैसा कि आपने एक हेडिंग डाली वास्तविक संख्या है, तो जो आप नोट्स बना रहे हैं ये आप अपने हिसाब से बनाइए। तो वास्तविक संख्याओं के बाद जो दूसरी हेडिंग है हमारी वो है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित यानी कि शो नहीं कराया जा सकता, वही क्या कहलाती हैं? आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। मतलब ये जो संख्या है ये केवल हमारे मन में है, हमने ऐसे इनको मान लिया है, एक्चुअली में ये कोई संख्या होती नहीं है, इसीलिए इनको दिखाई नहीं सकता। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में -√7, ठीक है, और माइनस का √3, कोई भी आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √-5। ये वो संख्या है जिन्हें हम नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। अब जैसे हम यहाँ पे अगर हम √7 को ही इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया √7 और गुणा यहाँ पे लिख दिया √-1, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा मैंने। अब √7 इसका तो कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, चाहे आपकी डेसिमल में ही क्यों ना है, तो इस तरीके से इसकी तो कोई आपकी डेफिनेट वैल्यू होगी। लेकिन जो आपका √-1 है ये आपकी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी दो ऐसी संख्याएं नहीं है जिनका अगर हम वर्गमूल निकालें वो आपका कैसा आ जाए? ऋणात्मक आ जाए। कैसा आ जाए? ऋणात्मक आ जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे √-1 को अगर हम आई से नोट कर ले, आई को कहा जाता है आयोटा, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं आप इसको इंग्लिश में, लेकिन आयोटा से ये जो आपका सिंबल है इसको कहा जाता है आयोटा। तो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो i² का मान हो जाएगा -1। और जैसा कि आपको जानते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हो जिनका अगर हम वर्ग कराते हैं तो वो संख्याएं हमेशा पॉजिटिव ही आती हैं। कैसी आती हैं? पॉजिटिव ही आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही, क्योंकि आपको पता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होती है, जो कि केवल हम इमेजिन कर सकते हैं बट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। समझ में आ गई आपको बात? तो काल्पनिक संख्याएं आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम समझते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के जो हमारे बेसिक पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले उनमें नंबर आता है हमारा परमेय संख्याओं का। किसका आता है? परमेय संख्याओं का। अब बात ये उठती है कि आखिर ये परमेय संख्या होती क्या है। तो चलिए आप एक अपनी हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में कि आखिर ये परमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि आपने हेडिंग डाली परमेय संख्याएं, और परमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यानी कि जो रेशियो के फॉर्म में यानी कि एक भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, उनको क्या कहा जाता है? परमेय संख्या कहा जाता है। और भिन्न के रूप में अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में
लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये डिपेंड करती है कि जो आपका q का मान है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान आपका 0 है तो ये क्या होगा, आपका एक भिन्न नहीं बनेगा और ये संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे कोई हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हम लिख दिया 5/3, तो ये भी एक p/q के फॉर्म में है, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे 13/12, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब आप थोड़ा क्वेश्चन जो हम यहाँ पे दे रहा हूँ मैं अगला एग्जाम्पल, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया √153/17, क्या लिखा है, √153/17, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या यह एक परिमेय संख्या है, क्या यह एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है ये √153/117 लिखा है, इसको हम √153/17 नहीं लिख सकते हैं, पूर्व का अगर हम बोल रहे हैं, और 17 से अगर 153 काटेंगे 17 नम्मा 153, यानी कि क्या आएगा, √9 आएगा, और √9 का मान होता है 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 के फॉर्म में, यानी कि ये संख्या भी p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है, एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो परिमेय संख्या आई होप आप दोस्तों आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो अगली हमारी जो वास्तविक संख्याओं का पार्ट है वो है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आपको समझना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग सभी अपनी कॉपी में, अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि परिमेय संख्या थी जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे वो परिमेय कहलाती थी, और अपरिमेय जिनको कहा जाता है आपका रेशनल नंबर, तो वो थी रेशनल नंबर, ये थी आपकी रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिल्कुल जस्ट आपका उसका जो आपने रेशनल नंबर का पढ़ा उसका उल्टा कर दीजिए, तो वहाँ पे p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, यहाँ पे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वही क्या कहलाती हैं, आपकी इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है √2, क्या लिखा है, √2, और √2 का अगर हम मान निकालें तो निकलता है 1.4142, और ये मान आपका निकलता ही चला जाता है। तो इसको तो हम अपने एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका p/q का फॉर्म है इसमें नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए जो √2 है ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो आपको समझ, इसी प्रकार से √3 भी होगा, तो √5 भी होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई अंत नहीं होता है और वो रिपीटिंग ऐसी तरीके से फॉर्मेशन बनती रहती है उनकी, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या हैं। अर्थात सिंपल और सीधी भाषा में आपसे कहें तो जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनकी आप भिन्न नहीं बना सकते, वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इंटीजर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इंटीजर में आपका एक आता है धन पूर्णांक और एक आता है आपका ऋण पूर्णांक, ठीक है। और धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में सिंपल सी इतना सा डिफरेंस है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे नंबर लाइन देखी थी अपनी, तो इस साइड जो संख्या थी ये सब हमारी कैसी थी, पॉजिटिव थी, और इस साइड जो संख्या थी वो सब हमारी कैसी थी, नेगेटिव थी। तो इस साइड की जितनी भी संख्या है ये सब आपके धन पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और इस साइड की जितनी भी संख्या है ये सब आपके क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। बात समझ में आ गई। और जैसे कि आपको पता है जो 0 होता है ये ना तो ही आपका पॉजिटिव होता है, ना ही आपका ये क्या नेगेटिव होता है। तो 0 भी एक पूर्णांक में माना जाता है, लेकिन ये ना ही आपका धनात्मक है ना ही आपका ऋणात्मक है, ठीक है। अब पूर्णांक को 2 भागों में और बांटा गया है, एक आता है आपका सम संख्याएं और दूसरा आपका आता है विषम संख्याएं। चलिए देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए। पहली हेडिंग है आपकी सम संख्या। तो सम संख्या अर्थात जिन्हें वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, यानी कोई भी आपकी संख्या है इस पूरे अर्थमेटिक में, पूरे जिंदगी में जो 2 से कट जाए, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी संख्या जो अगर 2 से कट रही है, 2 से विभाजित हो रही है, तो वो संख्या क्या है, आपकी सम संख्या है। और ये बच्चा जानता है, ठीक है। एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया 4 जो कि 2 से विभाजित है, 12 जो कि 2 से विभाजित है, 58 जो कि 2 से विभाजित है। और अब कौन सी संख्या कभी कभी जैसे किससे विभाजित होती है वो हम अभी आगे वाली जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। उसमें हम लोग अपना समझेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है। वो तो खैर बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप इतना तो जानते होंगे कि सम संख्या क्या होती हैं। तो अगर दूसरी पहचान की बात करें तो जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं।
क्या होती हैं, 2 से डिविजिबल होती हैं। आप जो नोट्स बना रहे हैं अपने हिसाब से जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें जो सम संख्याएं हो गई, तो इसके बाद आपकी आती हैं विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है, वो सभी आपकी संख्या कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। जैसे कि ले लिया 3, 5, 13, ठीक है, 27, ठीक है, 31 और 45, ये एटसेट्रा कितनी भी ऐसी संख्या है जो आपकी 2 से विभाज्य नहीं है, सारी संख्या आपकी कौन संख्या है, विषम संख्या। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हमारी जो संख्या है वो है आपका दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल्स। क्या है, डेसिमल्स। तो डेसिमल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है शांत दशमलव, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत पुनरावर्ती दशमलव, और तीसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। शांत दशमलव को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत पुनरावर्ती को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव डेसिमल। रिपीटेटिव, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव। और जो अशांत अनावृत्ति है, अनावृत्ति का मतलब ये क्या है, ये तो आपका नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल और नॉन रिपीटेटिव, जो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो आपके डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शांत दशमलव की, यानी कि बात करते हैं किसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, आपको बता चुके हैं, शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है दोस्तों। शांत दशमलव, शांत दशमलव यानी कि ऐसा डेसिमल जो एक फिक्स वैल्यू के बाद, ऐसा डेसिमल जो एक फिक्स वैल्यू के बाद जाने पर उसकी एक फिक्स वैल्यू निकल आती है, अर्थात उसको और आगे अधिक सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसको शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म, यानी कि कोई भी आपकी डेसिमल वैल्यू है जो एक निश्चित मान के बाद समाप्त हो जाती है, वो शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे लिख दिया 3.7, 3.7 दशमलव के बाद एक अंक है, और इसकी 3.7 एक अपने आप में एक निश्चित वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, निश्चित वैल्यू है, क्योंकि दशमलव के बाद आगे ये संख्याएं ना ही बढ़ रही हैं, एक फिक्स वैल्यू पर रुक गई हैं, तो ये आपकी क्या है, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। और दूसरा हमने, ये तुम्हारा पहला हो गया, दूसरा हमने जो बात कहा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और कौन सा, रिपीटेटिव, रिपीटेटिव, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव का मतलब है कि ऐसे दशमलव संख्याएं जिनमें एक दशमलव के बाद एक पैटर्न फॉलो होता है। क्या, एक पैटर्न फॉलो होता है। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3.42 4 2 4 2 4 2, और यहाँ पे ये रिपीट होती चली जा रही संख्या। और टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे क्या होता है, खत्म। अब ये संख्या कहीं आपकी खत्म तो नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इनमें आप देख रहे हैं एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 2 4 2 4 2 का। तो यानी कि ये रिपीटेटिव है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिव। समझ में आ गई आपको बात। और तीसरी अगर हम बात करें, ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, और आपका जो दशमलव है ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, ना ही ये कहीं रुकेगा। तो यहाँ पे हम लिख दें 4 दशमलव, जैसे हमने लिख दिया 1 4 3 2 5 6 7 8, इस तरीके से संख्या आपकी कहीं ख़त्म नहीं होने वाली, और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ना ही कोई आपका रिपीटिशन हो रहा है, ना ही आपका कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये जो आपकी संख्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव, ठीक है। ना ही ये रिपीट हो रही है, ना ही टर्मिनेट। और हिंदी में इसको कहा जाता है आपका अशांत अनावृत्ति दशमलव। क्या कहा जाता है, अशांत अनावृत्ति। आप इंग्लिश टर्म ज़्यादा याद करेंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कभी कभी जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंट मिस्टेक मिल सकती है, लेकिन जो इंग्लिश के शब्द होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, और जो मान्यता भी है, करेक्टनेस की जो मान्यता है वो भी आपके इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग मानी जाती है। तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इनको आप इंग्लिश में कोशिश करें याद करने की कोशिश करें। वैसे मैं आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आगे, ये है हमारी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जिनको कहा जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं जिनको कहा जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं को समझते हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स यानी कि वे संख्याएं जो रियल नंबर का मतलब क्या होता है वास्तविक, और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, दोनों से मिलकर बनी होती हैं। क्या कहा मैंने? वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं दोनों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें सम्मिश्र संख्या यानी कि रियल और इमेजिनरी मिला करके जो संख्या बनती है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। दूसरी भाषा में अगर हम इनके एक पहचान की अगर आपसे बात करें, जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें जो a प्लस आई वी के फॉर्म में होती हैं, किस फॉर्म में होती है? a प्लस आई वी के फॉर्म में होती हैं, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम यहाँ पे लिख दें 3 प्लस 5i, तो यहाँ पे 3 जो a की वैल्यू है, एक चूँकि आपकी क्या है एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे 5 के साथ आयोटा लगा हुआ है 5i आयोटा, यानी कि ये आपकी क्या है एक काल्पनिक संख्या है यानी कि इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपने आज यहाँ पे क्या क्या सीखा? जितनी भी प्रकार के आपकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में परमेय संख्याएं, दशमलव, ठीक है, और ये सब चीज़ें आपने सीखी। आप लोगों को जिस मैंने अभी आपको पूर्णांक बताया था, क्या बताया था? इंटीजर बताया था। उस इंटीजर में आप थोड़ा एक बार मैं आपको दोबारा से डिटेल से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ कि इंटीजर में कितने प्रकार के होते हैं। एक इंटीजर आपके होते हैं जिनको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर। क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंटीजर। और एक होते हैं दूसरे आपके जिनको कहा जाता है नॉन नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है नॉन नेगेटिव और यहाँ पे वर्ड यूज किया है नॉन नेगेटिव, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि एक तरफ अगर नेगेटिव इंटीजर है दूसरी तरफ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव इंटीजर में आपके कौन कौन आते हैं? जैसे कि लिख दिया -1, -2, -3, -4, ये सब आपको नेगेटिव इंटीजर दिखा रहे हैं। और नॉन नेगेटिव में आपके क्या आते हैं? जैसे कि आपका लिख दिया यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव जैसे अब यहाँ पे आपका 0 आ गया, क्या आ गया? जो आपका नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आपको पता है 0 एक ऐसी संख्या है जो तो ना तो आपकी पॉजिटिव है और ना ही आपकी नेगेटिव है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और जब हम यहाँ पे जो तीसरा टर्म आप सोच रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की, तो जब आप पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1, +2, +3, +4, इस तरीके से। उसमें आपका 0 नहीं है, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर की अकेले की बात करें तो +1 से लेके ऐसे +∞ तक जाएगा, और नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 से लेके -4 तक जाएगा। लेकिन अगर बात कही जाए नॉन नेगेटिव की, किसकी बात कही जाए? नॉन नेगेटिव की, तो इसमें आपका 0 को भी इंक्लूड किया जाएगा, 0 भी इंक्लूड होगा। समझ में आ गई आपको बात? तो नॉन नेगेटिव ऐसे होगा। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव में भी 0 को इंक्लूड किया जाएगा। तो ठीक है। तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऐसी संख्या होती है जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं, तो उन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखिएगा जो कि अगली क्लास में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, हेडिंग डालिए बिल्कुल कॉपी के बीचों बीच, अच्छी डार्क हेडिंग होनी चाहिए, धुआंधार, कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले जैसे कि कोई एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। और किसी जब एक विषम संख्या का दूसरी विषम संख्या यानी दूसरे ऑड नंबर में गुणा कराया जाता है तो जो प्राप्त होने वाली संख्या होती है वो भी एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब एक विषम संख्या का किसी दूसरी विषम संख्या में गुणा कराया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या वो भी विषम संख्या होती है। एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 3 एक विषम संख्या ऑड नंबर है, दूसरा हमने लिया 5 जो भी एक ऑड नंबर है, और दोनों का गुणा कराएंगे तो 15। तो ये जो संख्या हमको रिजल्टेंट प्राप्त होगा ये भी क्या है? एक विषम यानी कि ऑड है। कोई आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया, एक हमने 7 ले लिया, ठीक है, एक हमने 15 ले लिया, तो यहाँ पे आपका जो गुणा कराएंगे तब भी 105 यानी कि ये भी क्या है? आपकी विषम संख्या है। बात इतनी क्लियर होगी? तो पहला रिजल्ट हमारा क्या है कि जब कोई दो विषम संख्याओं का गुणा कराया जाता है तो प्राप्त होने वाली जो संख्या होती है वो भी विषम संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, यदि हमारे पास एक ऑड हो यानी कि एक विषम हो, दूसरी इवन यानी कि क्या हो? सम हो, और इनका जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा इवन यानी कि सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे ऑड हमने कोई संख्या ले ली 3 और इवन कोई हमने संख्या ले ली जैसे कि हमने 10, तो जो रिजल्टेंट मिला 30। ठीक है, कोई दूसरा आप ले लें, एक यहाँ पे 7 ले लिया, दूसरा आपने कोई एक इवन ले लिया 6 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है? 7 6 42 जो भी क्या है? एक इवन है। तो दो रिजल्ट आपके सामने क्लियर हुए कि पहला क्या है? ऑड का मल्टीप्लाई ऑड आता है, ऑड और इवन का मल्टीप्लाई इवन आता है। और अब हम बात करते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा जो हमारा एक इसका निकलता है, जैसे कि हमने कोई एक ऑड संख्या ली यानी कि विषम, उसमें हमने
या दो ऑड, दूसरी संख्या हमने ऑड ही ले ली। यदि किसी एक ऑड संख्या को दूसरी ऑड संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा इवन यानी कि सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक और संख्या ली 3, ठीक है। 3 में अगर हम 5 जोड़ें तो प्राप्त होने वाली संख्या 8 है। अगर हम कोई एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या लें 7, उसमें से अगर हम कोई एक विषम संख्या जैसे 5 को ही घटाएं तो प्राप्त होने वाली संख्या 2। तो ये दोनों संख्या जो प्राप्त हुई वो क्या है? आपकी सम यानी कि इवन है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो 3 हमारे ये रिजल्ट हो गए। चौथे जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो क्या है कि जब किसी एक इवन संख्या को, इवन को दूसरी इवन संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो भी कैसी होगी? इवन होगी। कैसी होगी? इवन। जैसे हमने एग्जाम्पल ये 6 ले लिया, 6 + 4 10 आया, 6 - 2 4 आ गया, तो दोनों क्या है? आपकी इवन है। तो 4 रिजल्ट आप ये कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए। और भी हमारे रिजल्ट होते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ, आप रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, जो 5वां हमारा रिजल्ट निकल के आता है होता है जब हम किसी ऑड संख्या को, ठीक है, किसी एक इवन संख्या में जोड़ें अथवा घटाएं तो जो प्राप्त होने वाली संख्या होती है वो एक ऑड यानी कि विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या। एग्जाम्पल से समझिएगा आप लोग। ऑड संख्या जैसे हमने यहाँ पे ले ली कोई 7, इसमें कोई हम इवन संख्या जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 6, जोड़ें तो प्राप्त होने वाली संख्या 13 है। अगर कोई हम यहाँ पे हमने ऑड संख्या ले ली जैसे 13, यहाँ से कोई इवन संख्या जैसे हमने 4 घटाया तो 13 में से 4 गया तब भी क्या होगा? 7। तो ये दोनों संख्या हमारी क्या है? ऑड है यानी कि विषम है। तो ये जो 5 रिजल्ट हैं ये आपके कल की वीडियो में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इस की जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको एक सीट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको लगानी होगी और जिसकी जो लिंक है वो आपको कल वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस सीट को लगाइएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और कल भी हम इसी प्रकार से संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसको डिटेल से एनालाइज करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे लगवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो भी दोस्त, तो जितने भी दोस्त आपके इच्छुक हैं इस नए वीडियो सीरीज से जुड़ने के लिए आप उनको इन्वाइट कीजिए और कहिए कि बिल्कुल एक CHSL का एक धमाकेदार टारगेटेड बैच, बिल्कुल केवल SSC CHSL पर जो टारगेटेड है, पूरे टॉपिक बेस्ड कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आपके साथ हम मेहनत करने को तैयार हैं। बस आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।